हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, ह्यूमन रिलेटेड है मनुष्यों से या मानवों से, और जीनोम अर्थात मानव की कोशिकाओं के भीतर में उपस्थित जो टोटल डीएनए है उसको कहा जाता है जीनोम। और उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ इकट्ठी की गई और उसको एक जगह संग्रह करके उसके बारे में पूरा उसकी उपयोगिता, उसकी विशेषताओं के बारे में बताया गया। ह्यूमन जीनोम की कौन सी विशेषताएं होती हैं और उसकी क्या उपयोगिता मानव कल्याण में किया जाता है, इन सब से संबंधित पूरी डाटा जो इकट्ठी की गई वो क्या, पूरी परियोजना क्या कहलाई गई, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो इसको शुरुआत किया गया था सन 1990 में, और इसको पूर्ण करने का लक्ष्य था सन 2003 का, यानी कि 2003 का, लेकिन वो लगभग 2006 में कंप्लीट हुआ। इसको एक मेगा प्रोजेक्ट कहा जाता है क्योंकि इसको बनने में पूरा 13 वर्ष का समय लग गया था। और प्रोजेक्ट को बनाने में विभिन्न देशों का योगदान था, कई देशों का योगदान था, कई संस्थाओं का योगदान था, जिसकी वजह से इसको मेगा प्रोजेक्ट कहा गया। साथ ही साथ एक तथ्य और भी था कि ह्यूमन में जितने भी बेस पेयर पाए जाते हैं, लगभग 3 बिलियन बेस पेयर्स पाए जाते हैं। तो 3 बिलियन बेस पेयर्स को उसके बारे में, उसकी सीक्वेंसिंग करने के लिए, जानकारी इकट्ठा करने के लिए जो खर्च आता है वो लगभग 9 बिलियन बेस पेयर, 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर करीब आता है। तो एक तो खर्च भी अधिक है, महंगा है प्रोजेक्ट, और साथ ही साथ कई देशों ने इसको पूर्ण करने में भाग लिया था, योगदान दिया था, कई संस्थाओं का इसमें योगदान था। इसकी वजह से इसे क्या कहा गया, मेगा प्रोजेक्ट कहा गया या महापरियोजना कहा गया। तो हम देखते हैं जीनोम किसे कहते हैं। किसी भी जीव के डीएनए में स्थित समस्त जीन्स का अनुक्रम क्या कहलाता है, जीनोम कहलाता है। किसी भी जीव के कोशिका में, प्रत्येक कोशिका में स्थित डीएनए में स्थित जितने भी जीन्स उपस्थित होते हैं उनको क्या कहा जाता है, जीनोम कहा जाता है। जीनोमिक्स एक शब्द आता है इसमें। जीन में उपस्थित जीन्स के क्रम का अध्ययन क्या कहलाता है, जीनोमिक्स कहलाता है। जीन्स किसके बने होते हैं, डीएनए जो है वो डीएनए का एक पार्ट ही जीन्स होता है, और वो न्यूक्लियोटाइड बेस के बने होते हैं। तो उन न्यूक्लियोटाइड बेसिस का क्रम का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है, जीनोमिक्स कहलाता है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक शब्द और आता है। इस प्रोजेक्ट को पढ़ने से पहले इनको पढ़ लेते हैं। जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जैव सूचनाओं के संग्रहण, माने जीव की डीएनए में उपस्थित अनुवांशिक सूचनाओं का जो संग्रहण है उनका प्रबंधन है, माने कि मैनेजमेंट है, प्रोसेसिंग है, और एनालिसिस यानी कि उसके विश्लेषण के लिए जो भी डाटा संग्रह किया गया है उसका एनालिसिस करने के लिए मैथमेटिकल डिवाइसेस यानी कि गणितीय प्रविधियों और सूचना तकनीकी अर्थात कंप्यूटर और अन्य डिवाइसेस का उपयोग किया जाता है। तो इसको कहा जाता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। माने बायो इन्फॉर्मेटिक्स जीव विज्ञान का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें जैविक सूचनाओं के लिए, संग्रहण के लिए, प्रबंधन के लिए, संसाधन के लिए और साथ ही साथ विश्लेषण के लिए गणितीय प्रविधियों और सूचना तकनीकी का उपयोग किया जाता है। तो यह क्या कहलाता है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहलाता है। तो ये हो गया जनरल उसका जानकारी। अब देखते हैं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का लक्ष्य क्या रखा गया था, उसका गोल क्या था। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का गोल क्या था, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का गोल क्या था, लगभग देखिए 20,000 से 25,000 जो जीन्स, सक्रिय जीन्स उपस्थित होते हैं उन सभी जीनों की मैपिंग करना। जीनों की मैपिंग करना मतलब जीन्स की स्थिति को क्रोमोसोम्स में ज्ञात करना, क्रोमोसोम में जीन की स्थिति को ज्ञात करना क्या कहलाता है, मैपिंग करना कहलाता है। तो इन समस्त जीनों की मैपिंग करना, साथ ही साथ ह्यूमन डीएनए के कुल 3 बिलियन बेस पेयर्स के सीक्वेंस का निर्धारण करना। डीएनए में कुल कितने बेस पेयर्स होते हैं, 3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं। तो इनके बेस के सीक्वेंस का यानी कि उनके अनुक्रम का निर्धारण करना। दूसरा उद्देश्य क्या था इसका, कि उनके जितने भी बेस पेयर्स पाए जाते हैं उनके अनुक्रम का, उनके सीक्वेंस का निर्धारण करना। ठीक है, उसके बाद जो भी जानकारी सीक्वेंस के निर्धारण करने के फलस्वरूप जो जानकारी प्राप्त होती है उन सब जानकारियों को डाटाबेस तैयार करना, माने एक डाटा के रूप में उनको इकट्ठा करना या डाटाबेस तैयार करना। फिर डाटाबेस जो प्राप्त हुआ है उसके अनुसार जीनोम जो है उस जीनोम के संरक्षण, उसके विश्लेषण के लिए उपकरण और सॉफ्टवेयर, माने उन सब डाटा को इकट्ठा
करने के लिए, स्टोर करने के लिए, उनको संग्रह करने के लिए और उनका एनालिसिस करने के लिए विशेष प्रकार के उनके जो उपकरण होते हैं वो उपकरण, उनका सॉफ्टवेयर और उससे रिलेटेड नई नई टेक्निक्स का विकसित करना इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य था। कि जो भी डाटा या इन्फॉर्मेशन हमको मिल रहा है उन इन्फॉर्मेशंस को एक जगह पर इकट्ठे करना और उसके लिए सॉफ्टवेयर और उपकरण और नई नई टेक्निक्स को उसके लिए विकसित करना इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य था। परियोजना के कारण तथा अन्य कारणों से मानव जीनोम से संबंधित समस्त सामाजिक एवं कानूनी पहलुओं पर विचार करना और संबंधित मतों का एकत्रीकरण करना। जिनसे रिलेटेड जानकारी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्राप्त की जाती है, तो उसके संबंध में यदि कोई भी सामाजिक या कानूनी पहलू तैयार करना ह्यूमन जीनोम का क्या था, प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य में शामिल था। सामाजिक और कानूनी पहलुओं पर विचार करना और साथ ही साथ संबंधित मतों का एकत्रीकरण करना। ह्यूमन जीनोम में देखिए 3×10⁹ बेस पेयर्स पाए जाते हैं और इन्हीं बेस पेयर्स का सीक्वेंसिंग करना, उनका अध्ययन करना और कौन से बेस पेयर में जीन्स में परेशानी है, रोगों का पता लगाना। कई हम आगे इसकी उपयोगिता के बारे में चर्चा करेंगे। देखते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से संस्थाओं और देशों ने इस प्रोजेक्ट को पूर्ण करने में योगदान दिया था, उनका लिस्टिंग है यहाँ पर देखिए। अमेरिकी ऊर्जा विभाग, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और वेलकम ट्रस्ट यूके का वेलकम ट्रस्ट, और साथ ही साथ इन देशों ने भाग लिया था जापान, फ्रांस, चाइना एंड जर्मनी। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं कि किन किन देशों का योगदान ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में था। तो कौन कौन से देश हैं इनको याद कर लीजिए, साथ ही इन संस्थाओं के नाम भी आपको याद रहने चाहिए। उसके बाद देखिए कि इसका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को जानकारी को इकट्ठी करने के लिए दो विधियों का प्रयोग किया गया था। एक विधि था ESTS यानी कि एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, ESTS एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स या व्यक्त अनुक्रम घुंडी। तो जानते हैं हम जीन के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, देखे हैं ह्यूमन जीनोम में दो प्रकार का अनुक्रम पाया जाता है। कुछ जीन जो होते हैं वो व्यक्तिक होते हैं, अर्थात एक्सॉन्स होते हैं जो कि mRNA के रूप में ट्रांसक्राइब होते हैं, और कुछ जीन जो होते हैं वो अव्यक्तिक होते हैं जो mRNA के रूप में ट्रांसक्राइब नहीं होते हैं। तो पहली विधि यानी कि व्यक्त अनुक्रम घुंडी विधि या एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स के आधार पर क्या किया जाता है कि उन सभी जीन्स का अनुक्रम या सीक्वेंस ज्ञात किया जाता है जो कि mRNA के रूप में व्यक्त होते हैं। तो ये विधि क्या कहलाती है, व्यक्त अनुक्रम घुंडी कहलाती है, जिसमें सारे एक्सॉन्स का अध्ययन किया जाता है। तो ये विधि कहलाता है व्यक्त अनुक्रम घुंडी विधि या उन एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स कहा जाता है या ESTS। दूसरी विधि है सीक्वेंस एनाटेशन या अनुक्रम टिप्पणन। सीक्वेंस एनाटेशन या अनुक्रम टिप्पणन में क्या किया जाता है, जीनोम में उपस्थित जितने भी जीन्स होते हैं, चाहे एक्सॉन्स हो चाहे इंट्रॉन्स हो, दोनों प्रकार के जीन्स जो कि व्यक्त कर सकते हैं वो और नहीं व्यक्त कर सकते mRNA के रूप में, वो दोनों ही प्रकार के जीन्स के क्रम को ज्ञात करके, माने समस्त जीनों का एक्सप्रेस करने वाले जीन जो एक्सॉन्स होते हैं वो, और नहीं करने वाले, एक्सप्रेस नहीं करने वाले जीन्स जो कि इंट्रॉन्स होते हैं, उन समस्त जीनों के क्रम को ज्ञात करके उनके कार्यों को निर्धारित किया जाता है। तो इनके क्रम को ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है इस विधि में, सबसे पहले जीन तो एक DNA की लंबाई कितनी अधिक होती है, लगभग 2 मीटर करीब होती है, बेस पेयर्स की संख्या होती है 3 बिलियन के लगभग। तो इसके टोटल जीन की जानकारी इकट्ठे ज्ञात करना तो कठिन है। उसके लिए क्या किया जाता है कि DNA को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है, उसके बाद उसको उचित वेक्टर किसको कहेंगे, कोई भी बैक्टीरियल या ईस्ट क्रोमोसोम में पाया जाने वाला प्लाज्मिड जो होता है वो वेक्टर का काम करता है, जो कि DNA को होस्ट सेल में लेकर जाता है या व्हीकल की तरह कार्य करता है, तो उसको कहते हैं वेक्टर। तो ये वेक्टर दो प्रकार के हो सकते हैं, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या फिर YAC ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो उसमें क्या किया जाता है, देखिए DNA को छोटे छोटे टुकड़ों में या खंडों में तोड़ लिया जाता है, फिर उसके बाद वेक्टर को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोस की माध्यम से इस क्रिया को किया जाता है, फिर वेक्टर को बीच से यहाँ से तोड़ लिया जाता है और यहाँ पर जो टूटे हुए खंड हैं वहाँ पर DNA के खंड को जोड़ दिया जाता है। तो इस विधि को कहते हैं रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। मतलब एक ह्यूमन DNA को बैक्टीरियल प्लाज्मिड DNA के साथ में जोड़ दिया गया है, तो इसको कहा जाता है रिकॉम्बिनेंट DNA। अब इस रिकॉम्बिनेंट DNA को फिर किसी बैक्टीरियल सेल में प्रवेश करा दिया जाता है। जो टोटल ये प्लाज्मिड तैयार हुआ, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड या रिकॉम्बिनेंट DNA प्राप्त हुआ, इसको बैक्टीरियल सेल में
प्रवेश करा दिया जाता है और उसके बाद उस बैक्टीरियल सेल की क्लोनिंग की जाती है, जिससे बहुत अधिक संख्या में छोटे छोटे डीएनए के खंड हमको प्राप्त हो जाते हैं। अब उन खंडों की ऑटोमेटिक सीक्वेंसर के माध्यम से उन खंडों को सीक्वेंसिंग किया जाता है और सीक्वेंसिंग के फलस्वरूप जो ओवरलैपिंग खंड्स होते हैं उनको आपस में मिलाकर फिर डीएनए की पूरी सीक्वेंस ज्ञात कर ली जाती है। तो ये विधि है सीक्वेंस एनाटेशन या अनुक्रम टिप्पणन। हम अब देखते हैं कि इस तरह से जो इसका गोल ये था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का प्रणालियाँ ये थी और इन दोनों प्रणालियों के फलस्वरूप जो जानकारियाँ इकट्ठा की गई उसको किस तरह से उनमें क्या निष्कर्ष निकाले गए, कौन कौन सी विशेषताएं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की थी और उनकी उपयोगिता क्या थी, आगे देखते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जो जानकारी इकट्ठी की गई थी और उस प्रोजेक्ट से जो एनालिसिस किया गया उसके फलस्वरूप ह्यूमन जीनोम के बारे में निम्नलिखित विशेषताएं बताई गई। सबसे पहला है मानव जीनोम में कुल जीन्स की बेसेस की संख्या है 3164.7 करोड़ क्षार, यानी इतने करोड़ बेसेस जो हैं वो ह्यूमन जीनोम में पाए जाते हैं। एनालिसिस के फलस्वरूप ये निष्कर्ष निकाला गया प्रोजेक्ट का। प्रत्येक जीन के आकार में अत्यधिक भिन्नताएं हैं। मनुष्य के सबसे बड़े ज्ञात जीन को क्या कहा गया? डिस्ट्रॉफिन, जिसमें 2.4 बेसेस होते हैं, 2.4 बिलियन बेस होते हैं। तो मनुष्य के सबसे बड़े ज्ञात जीन डिस्ट्रॉफिन है। और सक्रिय जीन्स की कुल संख्या कितनी है? जितने भी जीन हैं इसमें उपस्थित हैं 30,000 जीन सक्रिय हैं। ह्यूमन जीनोम में कितने जीन सक्रिय हैं? 30,000 जीन सक्रिय हैं। पहले 1,40,000 सक्रिय जीन्स माने जाते थे, लेकिन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद में यह निष्कर्ष निकाला गया, पता लगाया गया कि सक्रिय जीन्स की कुल संख्या 30,000 है। ठीक है। और खोजी गई जीन्स, जो टोटल खोजी गई जीन्स हैं उनमें से 50% से अधिक जीन, 50% से अधिक जीन के कार्य के बारे में जानकारी अभी हमको प्राप्त हो गई है। खोजी गई जीन्स के 50% से अधिक जीन के कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई है। ये है प्रोजेक्ट का निष्कर्ष। 2% से कम जीनोम प्रोटीन का कोडिंग करते हैं। जितने भी जीनोम उपस्थित हैं टोटल जीनोम का 2% से भी कम है, उन वे जीनोम जो होते हैं वो प्रोटीन को कोड करते हैं और बाकी जो होते हैं वो रिपीटेटिव सीक्वेंस के रूप में होते हैं जो किसी भी प्रकार के प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं। तो मानव जीनोम का जो बहुत बड़ा भाग जो होता है वो पुनरावृत्ति अनुक्रम या रिपीटेटिव सीक्वेंस के द्वारा होता है। रिपीटेटिव सीक्वेंस किसको कहेंगे? कि जो जीन सक्रिय है वो इस तरह से है और जो जीन सक्रिय नहीं है उसमें क्षारों का अनुक्रम, ये मान लीजिए ये सक्रिय जीन्स हैं, डीएनए में इस तरह से सक्रिय जीन्स हैं और जो जीन्स जो है ये सक्रिय भाग है ना, एक्टिव, ये एक्टिव पोर्शन है, सक्रिय भाग है। तो सक्रिय जीनों के बीच में जो भाग स्थित होते हैं उनमें क्षारों का अनुक्रम रिपीटेटिव होता है, जैसे ACC, TCA, ACC, फिर से ACC, फिर ACC, इस तरह से। या दूसरे में देखिए इसमें रिपीटेटिव सीक्वेंस BCG, 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 इसी तरह से, माने क्षारों का जो अनुक्रम है वो बार बार रिपीट होता है। जो क्षार एक बार है वो बार बार रिपीट होते हैं क्षारों का अनुक्रम। जैसे ACC का अनुक्रम है वो कितनी बार रिपीट हुआ है? 1, 2, 3 बार रिपीट हुआ है। BCC का अनुक्रम कितनी बार रिपीट हुआ है? तो इसको रिपीटेटिव सीक्वेंसेस कहते हैं। माने क्षार जो है वो लगातार रिपीट होते हैं। एक क्षार का अनुक्रम है, फिर तुरंत उसी क्षार का अनुक्रम फिर से है, जैसे ACC एक क्रम है, फिर से ACC एक क्रम, फिर से ACC, लगातार इन क्षारों का अनुक्रम रिपीट होता है। और ये रिपीटेटिव जो सीक्वेंसेस होते हैं वो किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं। तो टोटल जो जीन होते हैं ह्यूमन जीनोम में उसमें अधिकांश भाग जो होता है वो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस का होता है और इनकी बहुत बड़ी उपयोगिता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, क्योंकि इन्हीं सीक्वेंसेस में वेरिएशंस पाए जाते हैं। मतलब इन्हीं सीक्वेंसेस में प्रत्येक व्यक्ति के ये रिपीटेटिव सीक्वेंस जो होते हैं स्पेसिफिक होते हैं और इसी को आधार बनाकर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जाता है या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा विभिन्न विवादों को सुलझाया जाता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेस बनता है ये रिपीटेटिव सीक्वेंस। और ये रिपीटेटिव सीक्वेंस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को करने के बाद पता चला है कि अधिकांश हिस्सा जो होता है ह्यूमन जीनोम का रिपीटेटिव सीक्वेंस वाला होता है, इसके द्वारा पता चला। ठीक है। इन सीक्वेंसेस का कोडिंग में कोई कार्य नहीं है, इन सीक्वेंसेस का प्रोटीन की कोडिंग में कोई कार्य नहीं है, लेकिन
इनसे गुणसूत्र की संरचना के बारे में, उसकी गतिकी और उसके विकास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। क्योंकि इसी विशेषता जो स्पेसिफिक होती है रिपीटेटिव सीक्वेंस की, यानी किसी व्यक्ति में ये मान लीजिए ACC ये सीक्वेंस 3 बार यहाँ पर रिपीट हुआ है, तो अगले व्यक्ति में चाहे वो कोई भी हो, ये वाला क्रम इस व्यक्ति में मान लो 3 बार रिपीट हुआ है, तो अगले किसी भी दुनिया के किसी भी व्यक्ति में ये 3 बार रिपीट नहीं होगा। मतलब ये जितनी इसकी एक व्यक्ति में रिपीटेटिव सीक्वेंसेस की संख्या है, वो अगले व्यक्ति में संभव हो ही नहीं सकता, और इसी को आधार बनाया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। ठीक है, लेकिन इनकी संरचना, गतिकी और विकास में जानकारी प्राप्त हो सकती है। गुणसूत्र नंबर 1 में सर्वाधिक जीन, इसमें प्रोजेक्ट के निष्कर्ष में क्या निकला, बाद में पता चला कि गुणसूत्र नंबर 1 जो होता है, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो उसमें नंबर 1 जो पेयर होता है उसमें सर्वाधिक जीन उपस्थित होते हैं 2968, माने 2968 जीन जो होते हैं नंबर 1 क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, और वाई क्रोमोसोम में सबसे कम जीन पाए जाते हैं 231, ओनली 231 जीन जो है वो मिलते हैं। इसके द्वारा वैज्ञानिकों ने मानव में 1.4 करोड़ जगहों पर, 1.4 बिलियन प्लेसेस पर इकहरा क्षार, यानी कि अलग इकहरा क्षार, डिफरेंट सिंगल बेस का पता लगाया। इसे SNPs या SNPs या सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म या एकल क्षारीय बहुरूपता किसे कहा जाता है, एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता, कि पूरे डीएनए के सीक्वेंस में कई जगहों पर एक व्यक्ति में किसी एक जीन में एक ही बेस में डिफरेंस पाया जाता है। तो एक ही बेस में डिफरेंस के फलस्वरूप कई डिसीजेस उत्पन्न हो जाते हैं, तो उनको कहा जाता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया, जो एक सिंगल बेस के परिवर्तन से उसका पूरा एमिनो एसिड का पूरा चेंज हो जाता है और प्रोटीन पूरी अलग बन जाती है, जिसके फलस्वरूप जैसे गोल आरबीसी बनते हैं सामान्य व्यक्ति में, तो जिनके बेस में एक सिंगल बेस में परिवर्तन के फलस्वरूप सिकल सेल एनीमिक व्यक्ति के जो ब्लड होते हैं वो उसमें आरबीसीज जो होते हैं हंसियाकार हो जाते हैं। तो इसी का एग्जाम्पल है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। तो वैज्ञानिकों के द्वारा कम से कम 1.4 करोड़ जगहों पर इस तरह के डिफरेंसेस को देखे गए, जिनको क्या कहा गया, स्निप्स या सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कहा गया। तो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की विशेषता है, जो आपको पॉइंट वाइज याद करने चाहिए, क्योंकि ये 3 नंबर के प्रश्न में आता है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, उनकी विशेषताएं क्या है, या फिर उसमें भाग लेने वाले देश कौन कौन से थे। इस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। फिर इसकी उपयोगिता के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। उपयोगिता क्या होगी कि बायोलॉजिकल रिसर्च में मूलतः नए आयामों को समावेश किया जा सका। माने जैविक अनुसंधानों में ये एक रिपीटेटिव सीक्वेंसेस के बारे में पता चलना, फिर आगे की ओर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में, इस तरह से रिसर्च का नए नए आयाम जुड़ते चले गए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के द्वारा। माने टोटल बेस के सीक्वेंसेस की जानकारी हो जाने पर नए नए प्रकार की जानकारियाँ और रिसर्च जो है वो समावेश किया जा सका बायोलॉजिकल में। ठीक है, इसके द्वारा जीनोम में मिलने वाले सभी जीन के बारे में अध्ययन किया जा सका। किसी भी व्यक्ति के जीनोम में कितने जीन पाए जाते हैं, इसका अध्ययन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के माध्यम से किया जा सका, जिसमें विभिन्न टेक्निक्स को डेवलप किया गया जीनोम की जानकारी के लिए। ठीक है, किसी व्यक्ति के संपूर्ण डीएनए सीक्वेंस की जानकारी होने से, किसी भी व्यक्ति के जीन में उपस्थित संपूर्ण डीएनए सीक्वेंस की जानकारी होने से वंशागत बीमारियों की पहचान किया जा सकता है, और साथ ही साथ उसके निदान यानी कि उसके उपचार के लिए और निदान के लिए उचित वैज्ञानिक परामर्श भी दिया जा सकता है। मतलब यदि कौन से जीन में परेशानी है, वो जीन की डीएनए के सीक्वेंस को जानकारी पता कर लेने से कौन से जीन में परेशानी है, उस जीन को यदि थेरेपी के द्वारा बाहर कर दिया जाए, या फिर कई टेक्निक है कि उनको नए जीन के द्वारा रिप्लेस किया जाए, या फिर उसको उसके लिए उचित वैज्ञानिक परामर्श दिया जाना, ये सब किसके कारण संभव हो सका, जिस पूरे डीएनए के सीक्वेंस की जानकारी हो जाने के कारण। और इसी प्रोजेक्ट के फलस्वरूप हमें पता चला कि किसी भी व्यक्ति के हम जीनोम का सीक्वेंस ज्ञात कर सकते हैं। इसकी सहायता से जीन
जीन पॉलीमॉर्फिज्म या अपर रूपता से संबंधित। अभी हम यहाँ पर चर्चा किए जीन पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, कि बेस पेयर में सब चेंजेस हो जाने के कारण किस तरह के डिसीज उत्पन्न होते हैं, उनको कहा जाता है जीन पॉलीमॉर्फिज्म या अपर रूपता से संबंधित रोग। यानी न्यूक्लियोटाइड के बेस पेयर में जो चेंजेस आते हैं, जिसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, जैसे डायबिटीज़ है, कैंसर है, अल्जाइमर है, हार्ट डिसीज़ है, हार्मोनल डिसीजेज हैं। इनसे संबंधित जीनों की, माने इन डिसीज के जीन्स कहाँ पर स्थित हैं, ये कौन से जीन में परिवर्तन के फलस्वरूप इन डिसीज का, इन रोगों की उत्पत्ति होती है, उसको पता लगाया जा सकता है। और जब उसका पहचान किया जा कर लिया जाए तो उसके उपचार के लिए सही दवा डिज़ाइन किया जा सकता है, सही ड्रग का डिज़ाइनिंग किया जा सकता है। साथ ही साथ उपचार के विभिन्न उचित तकनीकों को और उचित परामर्श को विकसित किया जा सकता है, उचित तकनीकों को विकसित किया जा सकता है और सही सलाह उस रोगी व्यक्ति को दिया जा सकता है। तो ये हो गया इसका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की उपयोगिता। एक और है, रिपीटेटिव सीक्वेंस का उपयोग डीएनए फिंगरप्रिंट्स तैयार कर आपराधिक मामलों को भी सुलझाया जा सकता है। इसमें जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है या पुनरावृत्ति अनुक्रम पाए जाते हैं डीएनए में, उनका यदि पता लगा जाए तो हर व्यक्ति में स्पेसिफिक होता है, उसी को आधार मानकर, जिस तरह से थंब का इम्प्रेशन स्पेसिफिक होता है, उसी तरह डीएनए के इन रिपीटेटिव सीक्वेंस भी जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, हर व्यक्ति में विशिष्ट होते हैं। उसी को यदि जान लिया जाए तो आपराधिक मामलों को भी सुलझाया जा सकता है। साथ ही साथ जीन थेरेपी और पेडिग्री एनालिसिस में भी ये उपयोगी है। मतलब कौन से जीन में परेशानी है, उस जीन को निकाल कर नए अच्छे जीन को प्रतिस्थापित किया जाना जीन थेरेपी कहलाता है। और पेडिग्री एनालिसिस यानी किसी भी व्यक्ति के रोगों का इतिहास भी जीन के सीक्वेंस का पता चल जाए तो फिर उसकी पिछली पीढ़ी के जीन्स का सीक्वेंस पता करके, फिर उसके पिछली पीढ़ी का जीन्स का सीक्वेंस पता करके रोगों का इतिहास जाना जा सकता है। उसको कहा जाता है, रोगों के इतिहास का अध्ययन क्या कहलाता है, पेडिग्री एनालिसिस। तो उसमें भी उपयोगी कौन है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है। ट्रांसजेनिक जीवों का विकास किया जा सकता है, इसके द्वारा ट्रांसजेनिक जीवों का भी विकास किया जा सकता है। तो ये हो गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया गया था, 1990 में। लक्ष्य क्या था, 2003 में पूरा करने का था, लेकिन क्या हो गया, 2006 में वो पूर्ण हो सका। उसके गोल्स थे और उसकी विशेषताएं हम बता चुके हैं ये, तो ये आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। ये 3 नंबर के प्रश्न में या 4 नंबर के प्रश्न में आता है बोर्ड की परीक्षाओं में या बोर्ड एग्जाम्स में, तो आपको इसको रेडी कर लेना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अच्छे से नोट्स बनाकर इसको तैयार कर लीजिए और आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।